Welcome to everybody. Today we are going to discuss nucleotide and their type. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिन हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में चर्चा किया था। आज उसी कड़ी में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरा चीज क्या न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न प्रकार को देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के हो सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है ये तो अपनी जानते हैं, लेकिन वहां देखिए लिटरेचर में मैंने आपकी सुविधा के लिए सारी बातों को लिखा है। कहता क्या है कि न्यूक्लियोटाइड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। पहला मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा डाइन्यूक्लियोटाइड और तीसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आप ध्यान में रखें कि न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के हैं? 3 तरह के। कौन कौन? पहला मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा डाइन्यूक्लियोटाइड और तीसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वैसे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी बनते हैं, उनकी बातें मैं बाद में करूंगा। अब एक ही मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड को ही मोनोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है ये देखिए, क्या लिखा हुआ? दे ऑकर सिंगली इन द सेल, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में, सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में ये मोनोन्यूक्लियोटाइड सिंगल रूप में पाए जाते हैं। द कॉमन मोनोन्यूक्लियोटाइड इज एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। आप सब लोग जानते हैं, चिर परिचित बातें हैं, कोई यहाँ बहुत बात इसकी नहीं समझानी है, लेकिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। पिछले दिन भी हमने कहा था कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सब मोनोन्यूक्लियोटाइड है। यहां लिख भी रहा हूं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एटीपी के संदर्भ में मैं स्ट्रक्चर के लिए एक छोटा लाइन दे रहा हूं कि एटीपी कंटेन 3 फॉस्फेट लिंकेज ऑफ एडेनिन बेस टू राइबोस फॉर्म स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां आप सामने फिगर को भी देख रहे हैं, दो फिगर है, साथ में जीआईएफ, सब एटीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख रहे हैं कि एक बेस है, एक शुगर है और साथ में 3 फॉस्फेट है। अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या कह रहा है कि व्हेन एडिनोसिन इज बॉन्डेड टू ए सिंगल फॉस्फेट इट फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या कल हमने कहा था एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो क्या है लिखा हुआ है, कल की बातें लिखी हुई कि एडेनिन और राइबोस, एडिनोसिन और एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडिनाइलिक एसिड। तो एटीपी, एटीपी, एएमपी ये सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड हुए। इसके अलावे और भी नेचर में मोनोन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जैसे एएमपी आपने पढ़ा, एक आगे चल करके आपको एएमपी मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी हार्मोन मैसेंजर के रूप में काम करता है, सेकंड मैसेंजर के रूप में हार्मोन के एक्शन में भाग लेता है। क्या है साइक्लिक एएमपी? तो साइक्लिक एएमपी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साइक्लिक एएमपी में क्या रहता है? एक फॉस्फेट रहेगा, एक शुगर रहेगा, एक एडिनिन रहेगा, लेकिन वो फॉस्फेट जो रहेगा शुगर के 5वें नंबर कार्बन से और शुगर के 3रे नंबर कार्बन से दोनों तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा। इस प्रकार वो साइक्लिक एएमपी कहलाएगा। दूसरी बात, सब लोग ये बात जानते होंगे कि एटीपी एनर्जी करेंसी है, सेल के लिए ऊर्जा संचित रहता है और एटीपी जब टूटकर एडीपी में बदलता है तो यहां से ऊर्जा रिलीज होती है।
तो मेरा GIF देखिए आपको दिखा रहा है कि कहां कहां पर बॉन्ड है, लेकिन केवल कौन सा बॉन्ड टूटता है। पहला, राइबोज से जो पहला फॉस्फेट जुड़ रहा है वहां जो बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बन रहा है वो कहलाता है अल्फा फॉस्फोएस्टर। दूसरे फॉस्फेट का बॉन्ड कहलाता है बीटा और तीसरे फॉस्फेट का कहलाता है गामा। तो ये गामा ही टूटता है। ऑलवेज ATP कन्वर्टेड इनटू ADP एंड प्रोड्यूस एनर्जी। जब ATP का हाइड्रोलिसिस होगा और वो ADP में बदलेगा तो एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट निकालेगा, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं। इसलिए हमेशा किताबों में लिखा रहता है कि ADP प्लस PI, PI कहने का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस PI बराबर ATP। और जब ATP कन्वर्टेड इनटू ADP then release PI, inorganic phosphate and produce 7.3 kilocalorie energy according to old view, but according to new recent view produce 7.15 kilocalorie। अब इसके बाद हम लोगों ने मोनोन्यूक्लियोटाइड की चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम लोग कहां आएंगे? डाइन्यूक्लियोटाइड। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है। हाँ, अब आप न्यूक्लियोटाइड के बाद डाइन्यूक्लियोटाइड पर ध्यान दें कि मोनोन्यूक्लियोटाइड आपने देखा, अब डाइन्यूक्लियोटाइड को देखें कि डाइन्यूक्लियोटाइड सिंपल सा बात है कि दो मोनोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। याद करिए, जिस तरह दो एमिनो एसिड को आपने जोड़ा तो डाइपेप्टाइड हो गया। तो डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड थे? एक। लेकिन डाइन्यूक्लियोटाइड में भी एक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। 2 दिन से लगातार मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। खैर देखिए, आगे देखिए कि डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम क्या कहते हैं। कहते हैं कि लिंकेज ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स रिजल्ट ए डाइन्यूक्लियोटाइड if this nucleotide contain adenine as a nitrogenous base, then it is known as adenine dinucleotide. Dinucleotide on attachment with vitamin forms coenzyme, यानी कुछ वैसे डाइन्यूक्लियोटाइड हैं जिसमें एक मोनोन्यूक्लियोटाइड तो एडेनिन से अटैच होता है और दूसरा मोनोन्यूक्लियोटाइड में विटामिन होता है एज ए नाइट्रोजनस बेस। और इस तरह के डाइन्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम का काम करता है, यानी एंजाइमेटिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पर NAD, NADP, FAD, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइन्यूक्लियोटाइड है। चाहे आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ें या ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ें तो मैकेनिज्म को में रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने के लिए, मेटाबॉलिज्म जानने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसे जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूं। NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, FAD फ्लेविन एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड। नाम से यह स्पष्ट है कि NAD में क्या होगा? 2 न्यूक्लियोटाइड है तो एक क्या होगा? AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और दूसरा क्या होगा? निकोटिनामाइड मोनोफॉस्फेट। दोनों जुड़ करके
Na बनाएंगे, यानी 2 फॉस्फेट यहाँ है। अगर ये फॉस्फेट की संख्या 3 हो जाए तो ये NADP हो जाएगा। उसी तरह FAD क्या है कि राइबोफ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर इसका निर्माण करते हैं। सही है। अब आप देखें कि हमने निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड का फिगर दिया है। उसमें आप देख रहे हैं कि एक शुगर है, उसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और एक तरफ निकोटिनामाइड जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ? मोनोन्यूक्लियोटाइड हुआ। और ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं? अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड अगर AMP के साथ जुड़ता है तब देखिए क्या होगा। दूसरे फिगर में देखिए कि एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड दोनों के फिगर ऊपर बने हुए हैं और दोनों के फॉस्फेट, ध्यान देना यहाँ जुड़ने की प्रक्रिया इनकी दूसरे डाइन्यूक्लियोटाइड से अलग है इनकी प्रक्रिया। यहाँ दोनों के फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं और फॉस्फोएस्टर। तो यहाँ जो फॉस्फेट से फॉस्फेट जुड़ रहा है, ये बात हमेशा नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ये केवल यहाँ की बात है। तो दोनों न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बना रहा है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। चले हम अगले स्लाइड पर चल रहे हैं जहां NADP की संरचना आपको मैं दिखा रहा हूं। अब आप देखिए NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। आप देख रहे हैं, आपको हमने दोनों संरचना दिखाया है। एक क्या है? NAD और दूसरी संरचना है NADP। आप एक छोटी बात देख रहे हैं, NAD पर हमेशा प्लस साइन दिया गया है, यानी आप समझ रहे होंगे कि यह NADP जो है, NAD प्लस जो है यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये NAD में कन्वर्ट कर जाएगा। दूसरी बात NADP, तो देखिए केवल एक फॉस्फेट बढ़ गया है, येलो कलर से मैं इंगित कर रहा हूं। उस फॉस्फेट के बढ़ जाने से उसका नाम NADP, यानी NAD में 2 फॉस्फेट है और NADP में 3 फॉस्फेट है और कोई दूसरी बात इसमें नहीं है। खैर, यहां जो मुख्य रूप से आपको जानना है वो आप देख ही रहे हैं, क्या है? लाइफ सस्टेनिंग बेनिफिट ऑफ NAD+। ये दवा के रूप में आता है NAD FAD। तो चलते चलते थोड़ी बात मैं बता दूं, आप लोग बिगनर हैं और बहुत सारी चीज NAD पर आपको भविष्य में पढ़ना है, डिफरेंट काइंड ऑफ द सब्जेक्ट या डिफरेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजी में। तो देख रहे हैं कि आपके 8 फंक्शन को हमने बताया है। केवल हम NAD पर फोकस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि ताकि आप इसे याद रखें। पहला फंक्शन क्या दे रहे हैं? क्रोमोसोम स्टेबिलिटी, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आप जानते ही होंगे कि क्रोमोसोम या की स्थिति या क्रोमेटिन नेटवर्क जो पाया जाता है, तो क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट होता है, जो फर्दर मैं बोलूंगा। तो क्रोमोसोम स्टेबिलिटी में NAD का महत्व है। दूसरा है DNA रिपेयर। आपके शरीर में DNA है, जीन है, उनकी रिपेयर के लिए भाग लेता है, उसकी रिपेयर के मैकेनिज्म में भाग लेता है। ये फर्दर आगे की बातें हैं। उसके बाद है इम्यून सेल सिग्नलिंग। ये तो बात आपको समझ लेनी चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा कोरोना की बात चल रही है, हर जगह पूरी दुनिया कोरोना में भी है और कोरोना के बारे में सब लोग जानते हैं। आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बता रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन एक छोटी बात है कि कोरोना वायरस या एनी काइंड ऑफ द वायरस, why not affect all the portion of the world?
Why affect particular person? The reason behind that, those persons susceptible toward this virus also affected by it. And how and why susceptible? Due to the weakened immune. So, immune cell signaling is a process by which your immune will be enhanced. So, NAD has capacity to stabilize or make a healthy immune system of your body. सॉरी, फिर से बड़ी बात समझ लीजिए आप लोग कि इम्यून रोग प्रतिरोधी क्षमता, आप लोग पढ़ के आए होंगे मैट्रिक में इम्यून सिस्टम या इम्यून एंटीबॉडी वगैरह, तो कहता है कि शरीर के इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इम्यून सेल की सिग्नलिंग के लिए ये महत्वपूर्ण काम करता है। तो अगर कोरोना वाले लोगों को या वायरस से जिनको डर हो, उन्हें NAD का एडिशनल खुराक भी लेना चाहिए। अगली बात है एनर्जी एंजाइम एक्टिविटी। आप आगे चलेंगे, रिस्पिरेटरी पाथवे पढ़ेंगे, वहां देखेंगे NADH+H कैसे ऑक्सीडाइज होता है और ATP का निर्माण करता है। ATP एनर्जी करेंसी है, इसलिए ऐसा यहां हम लिख रहे हैं। NAD का महत्वपूर्ण काम लॉन्गर टीलोमियर। टीलोमियर इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का पार्ट है, तो क्रोमोसोम के इंड को हम लोग टीलोमियर कहते हैं। एक छोटी बात है, कहता है न्यू थ्योरी है एजिंग प्रोसेस, कि आदमी क्यों बूढ़ा होता है। तो ये रिसर्च में सामने आई कि टीलोमियर टूटने लगते हैं क्रोमोसोम के, एजिंग थ्योरी कहते हैं। तो ये टीलोमियर को टूटने से बचाता है, टीलोमियर को लंबा बनाता है, टीलोमियर को मेंटेन करता है। यानी एक तरह से समझिए कि ये बूढ़ा नहीं होने देता या एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। अगला है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल है, जो केमिकल आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो ये NAD न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे काम करता है। आपने बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना होगा, गाबा, एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, etc। इसके बाद अगली बात है लॉन्जिविटी मैकेनिज्म। लॉन्जिविटी मैकेनिज्म मतलब जीवन को लंबा बनाना, दीर्घायु, ये आपकी लाइफ को एक्सपेंड करने की क्षमता रखता है। और अंतिम बात लिखता हूं एनर्जी प्रोडक्शन, जिस पर कि मैं नहीं बोलूं, आप खुद समझ रहे होंगे। और NAD का मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसा होता है, इसके लिए आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा GIF भी दिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्म कैसा होता है और किस तरह वो रोटेट करता है। आगे के स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है FAD, लेकिन FAD से पहले थोड़ी सी बात आप लोग जाने राइबोफ्लाविन के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे कि विटामिन B2 राइबोफ्लाविन। हम टॉपिक लेके क्या है, राइबोफ्लाविन एंड फ्लाविन। यह विटामिन B2 संरचना भी उसकी दिखा है कि राइबोफ्लाविन में क्या है। और देखिए क्या लिख रहा हूं, all these substances contain ribitol and a flavin or isoallergen ring। फिगर में हमारे रेड कलर से आइसोएलेक्जेन रिंग को दिखा है, और उसके साथ रिंग में नहीं, रिंग में यहां शुगर नहीं है, ध्यान दे दीजिए, शुगर ओपन चेन में है, राइबोज ही है, डी राइबोज ही है, बीटा डी राइबोफुरानोज नहीं है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, राइबोफ्लाविन। तो आपसे मैं पूछूं कि राइबोफ्लाविन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात मैं बता दूं, राइबोफ्लाविन
न्यूक्लियोसाइड है। क्यों न्यूक्लियोसाइड है? क्योंकि एक शुगर है और एक नाइट्रोजनस बेस है। तो राइबोफ्लेविन क्या हुआ? शुगर हुआ। राइबोफ्लेविन क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड हुआ। आगे क्या लिखते हैं? एक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD। अब सोचिए कि अभी हमने आपको राइबोफ्लेविन को बताया कि ये न्यूक्लियोसाइड है, इस पे फॉस्फेट जोड़िए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। देखिए ओपन चेन के साथ नीचे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तब ये फॉस्फेट जुड़ गया, तब क्या नाम हो गया इसका? राइबोफ्लेविन 5 मोनोफॉस्फेट। क्या नाम? राइबोफ्लेविन 5 मोनोफॉस्फेट। अब ये जा करके क्या हो गया? मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया और इसको शॉर्ट में कहा FMN। अब अगर यह FMN को हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ दें, क्या हो जाएगा? ये डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो FMN प्लस एडिनोसिन 5-फॉस्फेट दोनों मिलकर बनाते हैं FAD, फ्लेविन एडिनो डाइन्यूक्लियोटाइड। FMN और FAD दोनों का ये ट्रेडिशनल है जो आज तक परसिस्ट करता है। वास्तव में ये लोग ट्रू डाइन्यूक्लियोटाइड नहीं है, ना ट्रू न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन बहुत पुराने समय से वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है, इसलिए मैं डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर इसकी चर्चा कर रहा हूं। खैर, आप इसको ये जाने कि कोई एंजाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आगे से इसकी संरचना क्या है आपने ये जाना। अब राइबोफ्लेविन हमने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या? FAD, फ्लेवो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है और कितने तरह के हैं। ध्यान दे अगले से। तो अब आप देखिए FAD को। FAD की लिटरेचर थोड़ा सा लेकर के मैं आया हूं। क्या लिखा हुआ है? इट डिराइव फ्रॉम राइबोफ्लेविन या विटामिन B2। दे हैव function in oxidation and reduction reaction. FAD is act as coenzyme for various enzymes like alpha ketoglutarate dehydrogenase, succinic dehydrogenase, xanthine dehydrogenase, एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज। हर जगह डिहाइड्रोजिनेज, डी मने नहीं और हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का निकलना डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता? हाइड्रोजन का रिमूवल कराता है और हाइड्रोजन का प्रोटॉन मिलता है। तो ये एंजाइम कहां कहां किस किस एंजाइम में भाग ले रहा है ये देखा आपने। अब अगली बात है कि इट एग्जिस्ट in 3 different redox states, which are first quinone FAD fully oxidized form, semi-quinone half reduced form FADH, hydroquinone FADH2 fully reduced form। रिड्यूस हो गया, 2 हाइड्रोजन ले लिया, इसलिए इसका नाम लिया हाइड्रोजन। यह FAD भी ऑक्सीडाइज होने के बाद एनर्जी देता है जैसे NAD देता है। ये दोनों क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडाइज होते हैं, क्रेब्स साइकिल में बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडाइज होते हैं। जो लोग रिस्पायरेशन पढ़े होंगे वो जानते होंगे, अन्यथा आगे जानेंगे।
बगल में वही संरचना हमने फिर एक बार आपको दिखाई है, द स्ट्रक्चर ऑफ एफएडी एंड एफएमएन, ये सारी बातें समझी हुई है। अब आगे हम वैसे डाइन्यूक्लियोटाइड की चर्चा करने चल रहे हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रिपीटिंग यूनिट में काम करते हैं। अब ये थोड़ी सी दूसरी बात है, ये भी डाइन्यूक्लियोटाइड है। अभी तक जो डाइन्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा वो शेल में फ्री फॉर्म में रहता है और फिजियोलॉजिकल वर्क में भाग लेता है। अब वैसे डाइन्यूक्लियोटाइड की चर्चा कर रहा हूं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के क्रम में आता है, यानी डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। देखिए अगली स्लाइड। हाँ, अब आप डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में हमसे जानेंगे, लेकिन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कंसेप्ट को जानेंगे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। ये चर्चा हम लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, फॉस्फोमोनोइस्टर, फॉस्फोमोनोइस्टर। अभी मैं बोल रहा हूं फॉस्फोडाइस्टर। तो फॉस्फोमोनोइस्टर कहां होता है और फॉस्फोडाइस्टर कहां होता है? वैसे सारे लोग यही कहते हैं कि फॉस्फोडाइस्टर होता है। इस पर आज हम लोग अपनी बात करेंगे। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने हेडिंग दिया है, उसके नीचे में क्या लिख रहा हूं? बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड formed between the phosphate group of one nucleotide and the 3OH position of the next nucleotide. The chain of nucleotide has 5 to 3 orientation or 5 to 3 prime polarity. यह बात पिछले लेक्चर में हमने हल्का सा कहा था, आज इस बात को मैं यहाँ क्लियर करूंगा। अभी तक आपने जितने भी न्यूक्लियोटाइड देखा उसमें सारे में क्या होता था, दोनों न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते थे। यहां पहली बार आप देखें कि डायग्राम में हमने दिखाया है 2 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड में, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस के रूप में साइटोसिन है और दूसरे में गुआनिन है। अब यहां देखें शुगर की साइटोसिन जिस न्यूक्लियोटाइड में है उस न्यूक्लियोटाइड के तीसरे नंबर कार्बन पर फॉस्फेट अटैच हो रहा है, लेकिन ये फॉस्फेट किसका है? दूसरे नंबर न्यूक्लियोटाइड का है। पहले नंबर का फॉस्फेट ऊपर की ओर है। अब आप बगल में देख रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियोटाइड को हमने अलग अलग दिखाया है और दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ रहे हैं वो देखिए। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के तीसरे नंबर कार्बन पर OH है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट का OH, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है और वहां से ऑक्सीजन छूट जा रहा है और H2O रिमूव हो जा रहा है। एनहाइड्रस बॉन्ड, वाटर रिलीजिंग बॉन्ड, पेप्टाइड के जैसा। और यहां पर क्या होता है? बॉन्ड बन रहा है। तो वास्तव में 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच तो वहां मोनोइस्टर ही बन रहा है, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ध्यान से देख ले। लेकिन जब पूरा डाइन्यूक्लियोटाइड को आप एक साथ देख रहे हैं तो उसमें फॉस्फेट के दोनों तरफ ईस्टर बॉन्ड बने हुए हैं। फॉस्फेट से नीचे दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर बने हुए हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाने का फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है और पहले न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने के लिए एक फॉस्फोइस्टर है। दोनों की पोजीशन मैंने रेड एरो से दिखाई है और वहां मैं लिख रहा हूं कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईस्टर लिंकेज, और इसे कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो वास्तव में अगर हमसे आप पूछते हैं, हमारी मत को अगर आप जानना चाहते हैं, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं, फॉस्फोमोनोइस्टर, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच पाए जाने वाले बॉन्ड का नाम फॉस्फोमोनोइस्टर, क्योंकि एक ईस्टर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर है। यही बात हमने यहां पर प्रमुखता से दिखाई है। और आप भी जाने कि जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इस तरह के डाइन्यूक्लियोटाइड से अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा
तो उसमें फॉस्फोइस्टर बॉन्ड दिखता है, लेकिन फिर याद करें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोइस्टर बॉन्ड नहीं होता है। क्या होता है? मोनोइस्टर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। लेकिन किताबों में प्रमुखता से बिहार और इंडिया की किताबों में हर जगह फॉस्फोडाइस्टर का चर्चा किया गया है, लेकिन ये क्या है? भ्रम है। देखिए सामने कि वास्तव में दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेंगे तो फॉस्फो मोनोइस्टर बॉन्ड होगा। अब इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड आगे जुड़ते चले जाएंगे और चेन बनाएंगे, और इस चेन को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये डाई से ट्राई टेट्रा ओलिगो पेंटा डेका इस तरह के बनते चले जाएंगे। तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड जो आपने देखा ये वास्तव में कहाँ पाया जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है, ये फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे डीएनए में पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड में ये पाया जाएगा। इस प्रकार हम लोग अब तैयार हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखने के लिए। लेकिन इसमें एक बात यहां जानना और आवश्यक है कि ये बॉन्ड की जो ओरिएंटेशन देख रहे हैं आप, शुगर की जो ओरिएंटेशन देख रहे हैं, तो हमेशा डाई न्यूक्लियोटाइड में शुगर का ओरिएंटेशन ऐसा नहीं होता है। आए अगले स्लाइड पर आप देखें, और वहां मैं शुगर के ओरिएंटेशन पर छोटी सी बात करना चाह रहा हूं। यहां स्लाइड पर कोई वैसी बात नहीं है, फिर भी जो बातें अभी हमने आपको पीछे समझाए थे उसके लिए मैंने दो डायग्राम को लेकर के आपको फिर एक बार क्लियर करता हूं कि फॉस्फोडाइस्टर का झंझट आपके दिमाग से नहीं निकालो। वैसे देखिए कहां तक मैं सफल होता हूं, क्योंकि बजाय में 90% लोग 99% लोग किताबें फॉस्फोडाइस्टर रखते रहते। देखिए यहां हमने दो न्यूक्लियोटाइड दिए हैं और उसको फिगर को ध्यान से देखिए। पहला न्यूक्लियोटाइड ऊपर और दूसरा न्यूक्लियोटाइड नीचे। वहां पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे नंबर कार्बन का O और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के बीच बॉन्ड बन रहा है। आप ही बोलिए, आप ही कहिए कि किस प्रकार उसको हम डाइस्टर करते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? मोनोइस्टर फॉस्फोइस्टर। उसके लिए फिर मैंने बगल में एक ग्राफ फोटो लिया है, फिर उसमें देखिए कि कहां से कहां जब डाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में दिखा रहा हूं तो वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच नहीं है। वास्तविकता ये है कि दो न्यूक्लियोसाइड के बीच है। क्योंकि अगर ये कहते हम कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तो शायद मेरी मूर्खता होगी, जितनी मेरी समझ है। इसलिए हमने इस तरह के दो फिगर यहां प्रस्तुत किए हैं और कोई बात नहीं है। चलते चलते अगले स्लाइड को देखें। यहां ध्यान देने की बात है, हल्का बात है। देखिए कि दो डाई न्यूक्लियोटाइड आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। एक के नीचे बी डीएनए लिखते हैं, दूसरे के नीचे जेड डीएनए लिखते हैं। वास्तव में ये डीएनए नहीं है, ये मेरा लिखना है ओरिएंटेशन ऑफ एडजेसेंट शुगर न्यूक्लियोटाइड इन बी डीएनए एंड जेड डीएनए। बी डीएनए यानी नॉर्मल डीएनए। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में देखिए जो ये डाई न्यूक्लियोटाइड जो जिसमें फॉस्फेट जुड़ रहा है, दोनों में फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। दोनों के शुगर का ओरिएंटेशन एक तरफ है, दोनों शुगर एक तरफ से खड़े हैं, दोनों में ऑक्सीजन ऊपर की ओर है। लेकिन वही जेड डीएनए में देखिए इस प्रकार है, एक ऊपर वाले शुगर का जो ओरिएंटेशन है नीचे वाले से जस्ट ऑपोजिट है। तो एक डाई न्यूक्लियोटाइड इस तरह का होता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने डाई न्यूक्लियोटाइड को समझा, मोनोन्यूक्लियोटाइड को समझा, न्यूक्लियोसाइड समझा, न्यूक्लियोटाइड समझा। अब हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड पर आ रहे हैं। तो अगली वीडियो के साथ हम न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए लेके आ रहे हैं। और चलते चलते
न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक कार्टून दिया है। इस कार्टून को समझ के देखकर अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिए।